competency focused practice questions of grade 12 biology for the session 2024-2025. In this video, we'll discuss very long answer questions of CFQ sheet provided by the council. So here is question number 74. E. coli is grown in a nutrient medium containing equal amount of glucose and lactose. E. coli एक बैक्टीरिया है, इसको ग्रो कराया गया एक न्यूट्रिएंट मीडियम में जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। मतलब कि जो इकोलाई को खाना पीना दिया गया उसमें ग्लूकोज दिया गया और लैक्टोज दिया गया। द ग्राफ बिलो शोज द ग्रोथ कर्व ऑफ इकोलाई ग्रोइंग इन इट। अब जो इकोलाई उस मीडियम में ग्रो कर रही है उसका एक ग्राफ दिखाया गया जो डायग्राम में आपको शो कर रहा है। स्टडी इट केयरफुली, इस ग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई शुगर एक्स एंड वाई। शुगर एंड एक्स एंड वाई को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन एक्स ग्लूकोज है या लैक्टोज है या वाई वाला ग्लूकोज है या लैक्टोज है। सो हमें पता होना चाहिए जो ग्लूकोज है वो आपका मोनोसेक्राइड है, लैक्टोज है वो डाइसेक्राइड है, और जो हमें एनर्जी मिलती है वो मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलती है। सो इट इज मोनोसेक्राइड एंड इट इज डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज से डायरेक्टली आपको एनर्जी एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा, बट लैक्टोज से एनर्जी लेने के लिए पहले लैक्टोज को क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग एंजाइम। इकोलाई को एंजाइम बनाने पड़ेंगे तब लैक्टोज डाइजेस्ट होगी, फिर ग्लूकोज एंड लैक्टोज में ब्रेक डाउन होगी, तब जाके एनर्जी मिलेगी। तो स्टार्टिंग में भैया जो मिल रहा है उसी से वो एनर्जी ले लेगा जो इजिली अवेलेबल है, तो ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी मिल जाएगी। इट इज लाइक कि अगर आपके पास गोल्ड है और मनी है कैश में और आप मार्केट जा रहे हो और आपको कोई चीज खरीदनी है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि शॉपकीपर को आप गोल्ड दे दो और कह दो कि मुझे ये सब्जी दे दो या ग्रोसरी का कोई सामान है या फिर ड्रेस है। नहीं, आप कैश में उसको पैसे दोगे और फिर जब आपके पास कैश खत्म हो जाएगा तब आप क्या करोगे, उस जो आपके पास गोल्ड अवेलेबल है उसको किसी सुनार के पास जाओगे, फिर उससे कैश लोगे और फिर दोगे। सेम मैनर में यहाँ पे ग्लूकोज और लैक्टोज का पैटर्न है। जो ग्लूकोज है वो ऐसा डायरेक्टली यूज हो गई रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल बन गया। अब जब ग्लूकोज पूरी तरह से यूज अप हो गई, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा इकोलाई के पास, अब क्या है उसके पास, लैक्टोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसको पहले एंजाइम बनाने पड़ेंगे। तो ए वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, एक्स कौन सी शुगर है आपकी, एक्स है ग्लूकोज और वाई है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुगर एक्स प्रेफर्ड कार्बन सोर्स बाय इकोलाई। सेम आंसर है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, वो तुरंत ही ब्रेक डाउन होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा, बट लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए पहले एंजाइम बनाना पड़ेगा तब जाके एनर्जी मिलेगी। तो हियर रीजन इज ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट विद ग्लूकोज। जो ग्लाइकोलिसिस है जो कि आपका स्टेप है रेस्पिरेशन का, ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। ग्लूकोज इज द ओनली कार्बन सोर्स bacteria can use for ATP production, and using lactose it's required spending cellular energy to make the enzyme that can break down them. तो मतलब अगर हम लैक्टोज को डाइजेस्ट करके वो बैक्टीरिया बनाएगा, एनर्जी लेगा, तो पहले लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनाने पड़ेंगे, उसमें एनर्जी यूज हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द शॉर्ट लैग फेज। ये जो यहाँ पे शॉर्ट लॉग फेज है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सेम वही आंसर है कि भाई लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए है, लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम चाहिए जिसको वो इकोलाई को बनाना पड़ेगा। तो फॉर अ टाइम बिंग वहां पे वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, जैसे एनर्जी अवेलेबल होगी फिर से वो रिप्रोड्यूस करना इकोलाई स्टार्ट कर जाएंगे। सो हियर इज द आंसर, lag phase indicates that glucose is utilized and that's the time taken by the bacteria to synthesize enzyme to break down the lactose. अब वो जो टाइम ले रहा है वो उस एंजाइम को बनाने के लिए ले रहा है जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे। Next question, diagrammatically explain the major steps involved in the lag apron when glucose is completely removed from this medium. अब जिस मीडियम में हमने सपोज हम इस तरह से बना देते हैं, एक डिश थी, पेट्री डिश थी। इस पेट्री डिश में हम लोगों ने खाना पीना दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम दिया। इसमें इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने लैक्टोज ग्लूकोज हटा दिया, सिर्फ हमने क्या प्रोवाइड किया, ओनली लैक्टोज प्रेजेंट है। तो लैक्टोज तो है ना, और लैक्टोज की प्रेजेंस में जो लैकोपेरॉन है वो कैसा, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो लैकोपेरॉन क्या होता है, लैक्टोज की प्रेजेंस में स्विच ऑन होता है। स्विच ऑन होगा, वो एंजाइम्स जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे वो उनका एमआरएनए बन रहा होगा, ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट हो रहे होंगे। स्विच ऑन वाली सिर्फ कंडीशन को आपको शो करना है। तो स्विच ऑन वाली कंडीशन को शो आप कुछ इस तरह से करेंगे। सी, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रमोटर रीजन, एक होता है प्रमोटर रीजन, दूसरा आपका स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट, स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। और यहाँ पे प्रमोटर और रीजन के बीच में ऑपरेटर होता है जो बताएगा कि भैया अब इस जीन को या तो ट्रांसक्राइब होना है या फिर नहीं होना है। तो जब आपका अवेलेबल होता है लैक्टोज, तो रिप्रेशर जो मॉलिक्यूल है
ये प्रेशर मॉलिक्यूल जिसको यहाँ पे प्रोटीन से शो किया गया आंसर की में, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये लैक्टोज जो है वो इस रिप्रेशर मॉलिक्यूल से बाइंड रहता है, इनहिबिटर बोल दो या रिप्रेशर बोल दो, और ये बाइंडिंग जब यहाँ पे हो गई तो जो ऑपरेटर रीजन की साइट है वो वैकेंट है, ये जो साइट है ये वैकेंट है, इजिली आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन से बाइंड करके स्लाइड डाउन कर जाएगा और जेड जीन, लेग वाई जीड और लेग ए जीन का ट्रांसलेशन होगा, बीटा ग्लाइकोसाइडेज परमेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा। बट अगर यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बट अगर यहाँ पे लैक्टोज पूरी यूज हो गई, लैक्टोज यूज हो गई, तो ये रिप्रेशर जो मॉलिक्यूल है, ये जो प्रोटीन है रिप्रेशर या इनहिबिटर, अब ये तो है ही नहीं, इंड्यूसर तो है ही नहीं, लैक्टोज तो है ही नहीं, ये फिर से जाके किससे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर रीजन से इस जगह से बाइंड कर गया, और जैसे ही बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज आगे स्लाइड डाउन नहीं हो पाएगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो ये इमेज आपको ड्रॉ करनी है पूरी, आप इसकी इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ई पार्ट, लैक एमआरएनएज मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है कि भाई एक प्रोमोटर के अंदर पे अगर एक से ज्यादा जीन होते हैं और एक साथ ट्रांसक्राइब हो रहे होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे सिंगल प्रमोटर है, ये सिंगल प्रमोटर है और उसमें 3 जीन है, 1 2 3, तो इससे जो एमआरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक बनेगा। सो आंसर इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। दिस एमआरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल द 3 प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस डायग्राम को देखना है तो हम स्टार्ट करते हैं इन्फेक्टिव लार्वा से, जो कि आपका इंजेस्ट कर लिया गया फूड से उस ह्यूमन बीइंग में, फिर उसके ड्यूडेनम पार्ट में गया, ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसकी वॉल को पेनिट्रेट करके उसकी वॉल से अंदर किसमें एंटर कर गया, ब्लड में, फिर ब्लड से माइग्रेट करके लंग्स में आया, फ्रॉम वेयर दे आर कफ्ड, फिर खांसी आई और फिर से खांसी आने से वो चीज अंदर स्वेलो इन कर दी गई, स्वेलो हो गई, और फिर फाइनल डेवलपमेंट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वो उसके एग्स बाहर आए, सॉइल में आ गए, सॉइल के बाद अनफर्टिलाइज एग थे, बाहर फर्टिलाइज हुए और फिर से लार्वल स्टेज से फिर ये साइकिल कंटिन्यू हो गई। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर डिजीज, डिजीज का पॉजिटिव एजेंट एस्केरिस है, ऐसी जो डिजीज हो रही है एस्केरियासिस है। आगे पूछ रहा है कि डिस्क्राइब इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलोंग विद 2 प्रिवेंटिव मेजर। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप यहाँ पे देखिएगा, पॉजिटिव एजेंट ऊपर पहला आंसर एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड 1 मार्क्स का है, अगर आप सिर्फ जीनस नेम लिखेंगे तब भी करेक्ट होगा, ए लुम्ब्रिकोइड्स लिखेंगे तब भी करेक्ट होगा, बट अगर सिर्फ स्पीसीज नेम लिखेंगे तो आपको आंसर पूरे आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। सेकेंड क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, हेडिंग आप लोग हेडिंग डाल के लिखिएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ये स्प्रेड होता है। द फीमेल एस्केरिस लेज as many as 2 crore 70 lakh eggs in its lifetime and deposit about 2 lakh eggs daily. The eggs are laid along with the feces, fecal matter से वो बाहर आते हैं। अब वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ पे मेन आंसर है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ही पूछा है, तो आप बोल सकते हो कि जिसमें एग्स, जो फूड जिसमें कि एग्स इसके प्रेजेंट होंगे दैट मींस कंटामिनेटेड फूड, या फिर कंटामिनेटेड वाटर, या फिर कंटामिनेटेड रॉ वेजिटेबल्स, इनमें से कोई भी आप 2 लिख दोगे करेक्ट हो जाएगा, इससे के थ्रू आपका ये ट्रांसमिट होता है। मैन गेट्स इन्फेक्टेड बाय स्वेलिंग रॉ वेजिटेबल्स को स्वेलो करने से मैन इन्फेक्टेड हो सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं, तो डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसेस बाय अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम होगा, ओपन डिफिकेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, चिल्ड्रन शुड बी आस्क्ड टू वॉश देयर हैंड्स केयरफुली एंड प्रॉपरली बिफोर हैंडलिंग फूड खाना खाते टाइम या कोई सामान को टच करते टाइम फूड का प्रॉपरली उनको हैंड वॉश करने चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76, given below is a table depicting population interaction between species A and B. Species A and B में interaction दिया गया है, 2 है interaction A और interaction B। यहाँ पे जब हमने इसको आंसर से देखा था तो 2 आंसर्स दिए गए थे, तो आप देख सकते होंगे कि दोनों में ही क्या दिया गया, माइनस प्लस, और नीचे वाले में प्लस माइनस। तो माइनस प्लस हो या फिर प्लस माइनस हो, एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को हार्म हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में 2 ही ऑप्शन है, या तो वहां पे प्रीडेशन होता है और या फिर वहां पे
प्रिडेशन होगा और एक पैरासिटिज्म होगा, पैरासिटिज्म होगा कि एक को हार्म हो रहा है और एक को फायदा हो रहा है, ठीक, जो प्लस माइनस वाली रिलेशनशिप होती है। बट आंसर जब मैंने इसका स्टडी किया है तो इसमें ए वाले में दिया गया एमेंसिलिस, और एमेंसिलिस में क्या होता है, एक स्पीसीज को हार्म होगा और दूसरे स्पीसीज को ना तो हार्म होगा ना ही बेनिफिट हो, तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए था एक, किसी में भी, किसी एक में भी, या तो स्पीसीज नेगेटिव जीरो होता है या फिर जीरो नेगेटिव होता है, तब जाके एमेंसिलिस होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकती है, तो ये कंडीशन जो होगी अकॉर्डिंग टू द आंसर की एमेंसिलिस में है, तो यहाँ पे जीरो माइनस होना चाहिए, माइनस जीरो होना चाहिए। एंड सेकंड वाला प्लस और माइनस है, तो आप कोई भी आंसर लिखो, या तो प्रिडेशन लिख सकते हो या फिर पैरासिटिज्म लिख सकते हो। प्रिडेशन में क्या होता है कि प्रिडेटर होता है जो कि प्रे को खाता है, पूरा मतलब वो दूसरा ऑर्गेनिज्म को खा ही जाता है, किल कर देता है। और पैरासिटिज्म क्या होता है कि दोनों ही लिविंग होते हैं, उसमें से एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है, होस्ट जिसको हार्म हो रहा होता है, पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो नेम द टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ए वाला एमेंसिलिस सब जीरो और नेगेटिव वाला होना चाहिए या नेगेटिव जीरो होना चाहिए, एंड बी वाला आपका प्रिडेशन या पैरासिटिज्म है। जस्टिफाई गिविंग 3 रीजन हाउ द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बी वाला इंटरेक्शन का पूछा गया है, इज इंपॉर्टेंट इन इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। कैसे आपका इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रिडेशन या पैरासिटिज्म वाला इंपॉर्टेंट है। सो एज आंसर पहला, नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल एंड कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर। तो ये नेचर्स का वे है फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। सेकंड क्या है, प्रे की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रहती है, बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि उसको खाने वाला कोई अदर ऑर्गेनिज्म है। साथ ही साथ ये देखिएगा कि अगर ये प्रे है, इस प्रे को प्रीडेटर खा रहा है, ठीक है। तो जब इस प्रे को प्रेडेटर ने खा लिया तो ये प्रे ऐसे ही को दूसरा एक ऑर्गेनिज्म होगा प्रे से जो सिमिलर होगा, जो कि आपका सेम रिसोर्स पे डिपेंडेंट होगा। तो जब दोनों ही प्रे, या एक ऑर्गेनिज्म ये है और एक ऑर्गेनिज्म ये है, दोनों ही प्रे सेम रिसोर्स पे डिपेंडेंट है और ये दोनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं, तो इन दोनों के बीच में प्रिडेशन की वजह से क्या हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। वही एक तो चलेगा तो कंपटीशन उस इकोसिस्टम में कम हो गया। So here last option, predators help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among the competing prey species। जो prey different prey की species है और same resource के लिए compete कर रहे हैं, तो predator ने आके prey को खा लिया तो competition थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से species diversity maintain रहेगी। Next question, read the given summary and answer the question that follows। अगर आपके पास बहुत लेंथी समरी आती है, स्टेटमेंट आता है, तो उस समरी को रीड करने से पहले आप डायरेक्टली क्वेश्चन वाले पार्ट पे जाएंगे कि वहां पे क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, समरी को पूरा छोड़ देंगे पहले। तो पहला पूछा गया, व्हाई इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इंडिस्पेंसिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। नॉट सेक्सुअल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑब्वियस है, फॉर रिप्रोडक्शन there is a need of development of an inner layer of uterus या endometrium of uterus। So आप डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही आपका जो साइकिल चलती है, फीमेल गैमीट डेवलप होता है, विच इज इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन, जो कि रिक्वायर्ड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। एंड साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टाइम पे ही जो यूट्रस की वॉल होती है वो प्रिपेयर होती है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, और उसी वॉल से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको सारा न्यूट्रिएंट्स और जितनी भी चीजों का एक्सचेंज होता है उसी वॉल के थ्रू होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही के ही टाइम आपका गैमीट का डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही साथ यूट्रस की वॉल भी डेवलप होती है, तो ये दोनों ही चीज रिक्वायर्ड होती है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट, राइट एनी 4 कंडीशन इन विच अ फीमेल मे नॉट हैव मेंस्ट्रुएशन। 4 कंडीशन लिखनी है जिसमें कि फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। सो ये भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस की वजह से पहला, दूसरा फिजिकल स्ट्रेस की वजह से सेकेंड, थर्ड प्रेगनेंसी में आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, थर्ड पुअर हेल्थ की वजह से, फोर्थ या कोई डिसऑर्डर है उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, एबनॉर्मलिटी इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कोई भी 4 लिख देंगे आपको आंसर मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका आंसर था सेकंड वाले का कि 4 कंडीशंस विच फीमेल मे नॉट हैव मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट, इन अ नर्सिंग मदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप टेम्पोरली। जो
मदर है अपने बेबी को नर्सिंग मतलब कि जो उसका बेबी है मदर मिल्क पे डिपेंडेंट है, नर्स कर रही है, तो व्हाट कुड बी पॉसिबल नेचुरल रीजन, उसका क्या पॉसिबल रीजन है जिसमें जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है? Yeah? It's a nature's way of recovery for the woman after delivering a baby. जब जो मदर है अपने बेबी को नर्स कर रही है, मिल्क प्रोवाइड कर रही है, तो वहां पे इंटेंस लैक्टेशन हो रहा होता है, इंटेंस लैक्टेशन, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन उस टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, लैक्टेशन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमोनोरिया। तो ये सबके आंसर्स थे, हम लोगों ने डायरेक्टली आंसर करें, बट एक बार हम स्टेटमेंट को फिर भी रीड करेंगे। अब क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपने माइंड में आंसर सेट कर लिए हैं, लिखने से पहले एक बार आप इसको गो थ्रू करेंगे जो भी स्टेटमेंट है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉम्प्लेक्स होती है एंड कंट्रोल्ड बाय मेनी डिफरेंट ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स दैट दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस। अब देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे इस लाइन से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है आपको। द 4 phases of menstrual cycle are menstruation, follicular phase, ovulation and luteal phase. तो ये जो 4 फेजेस होती है मेंस्ट्रुएशन में ये होती है, तो यहाँ से पहले वाले का आंसर मिल सकता है आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वहां पे आपका फॉलिकुलर फेज मतलब कि ओवम का डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, द कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम इंक्लूड हैवी एंड पेनफुल पीरियड एंड मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। कोई आंसर नहीं मिल रहा है आपको। नोइंग व्हेन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल अ वुमन इज मोस्ट लाइकली टू कंसीव कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आइएगा और आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Okazaki fragments are small sections of DNA that are formed during the process of DNA replication in prokaryotic and eukaryotic cell. Okazaki segments आपके बनते हैं, अगर आप देखेंगे जो DNA होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से। एक एंड इसका 3' to 5' होगा, 3' to 5' होगा, दूसरा 5' to 3' होगा। और आपको पता है जो हमेशा सिंथेसिस होती है वो कौन से डायरेक्शन में होती है, 5' to 3' डायरेक्शन में होती है। तो जब ये डीएनए का स्ट्रैंड इस तरह से अगर ओपन हो गया, ये ओपन हो गया और इधर साइड ये ओपन हो गया, तो एक 5' to 3' है और दूसरा 3' to 5' है, और ये इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो आपको पता है डायरेक्शन ये वाला जो स्ट्रैंड है इसके सामने तो इजिली नया स्ट्रैंड बन जाएगा, इजिली नया स्ट्रैंड है, 5' to 3' सिंथेसाइज होता चला जाएगा कंटिन्यूएशन में। बट इसमें 5 के सामने 5 आ नहीं सकता, तो इसमें जो सिंथेसिस का डायरेक्शन है वो कहाँ से होगा, दूसरी साइड से होगा, अपोजिट साइड से, इस साइड से होगा, 5' to 3'। और इस डायरेक्शन में एक साथ होने के लिए पहले इसको पूरा ओपन हो ऊपर तक, तब जाके ऊपर से हो। तो फिर जब तक ये ओपन होगा फिर से यहाँ पे कॉइल हो सकता है, इसलिए जितना ये ओपन होता चला जाता है ये डीएनए, जितना आपका दूसरा स्ट्रैंड वाला डीएनए ओपन होता चला जाता है वहां से छोटे छोटे सेगमेंट बनते जाते हैं 5' to 3' डायरेक्शन में, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, और ये बाद में लाइगेट हो जाते हैं। आगे पूछ रहा है, कह रहा है कि however in his research laboratory when Rishabh tried to generate multiple copies of segment of a DNA under in vitro condition, लेकिन ऋषभ ने इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन में डीएनए को आउटसाइड द सेल उसकी बहुत सारी कॉपी बनाई है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं बने। तो पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि डीएनए की कॉपी बनाने के लिए इन विट्रो कौन सी टेक्निक होती है, दैट इज पीसीआर। इन विट्रो टेक्निक का नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, उसी से मल्टीपल कॉपी बनती है, तो हमें पीसीआर के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन अब बोल रहा है, name and describe the techniques used by Rishabh for generating multiple copies of DNA under in vitro। तो उस टेक्निक का नाम देना है और उसको डिस्क्राइब करना है। तो आप नाम दे दिया, उसके 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, इसके ऊपर डबल टिक जाता है। नाम दे दिया और 1 मार्क्स मिलना, डबल टिक या फिर आपका सिंगल टिक गया तो जैसे मार्किंग से हो, या तो 0.5 मिलेगा या 1 मिलेगा। और उसके 3 स्टेप है, उसके 3 स्टेप के नाम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। इसके हाफ एक सिंगल सिंगल टिक जाता है, इज इक्वल्स टू 0.5 मार्क्स। और इसका एक लाइन में एक्सप्लेनेशन आपने लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सो हियर 3 आपके स्टेप होते हैं, रीड कर लेते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीनेचुरेशन, जब दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पूरे एक साथ होते हैं, ये नहीं कि आधा आधा हो रहा है। वो कब होंगे, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने 94 to 98 डिग्री। तो आप लिखोगे डीनेचुरेशन, सेपरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट इज डन एट 94 to 98 डिग्री सेल्सियस। फिर
रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है और प्राइमर्स एड ऑन हो जाते हैं 1 each added to 5 prime 3 prime end of each DNA strand. 3 प्राइम एंड पे जब ऐड होंगे, क्यों देखिएगा ये 5 डैश है और ये 3 डैश है, तो सामने वाला 3 डैश होगा तो 5 डैश होगा। और सिंथेसिस हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है, 5 to 3, तो 5 to 3, तो ये सब हमेशा किस डायरेक्शन में ऐड ऑन होंगे, प्राइमर्स 3 डैश एंड ऑफ डीएनए में ऐड होंगे। एंड लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज की हाई टेम्परेचर को बियर कर पाए, एक मतलब डिनेचर ना हो, उसका थर्मस एक्वाटिकस से लिया जाता है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, और वो नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाएगा। ये तो डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन था। Why are no Okazaki fragments produced during this fragment? ये आपका 1 मार्क्स का है होगा। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि पीसीआर में दोनों ही डीएनए क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, बिकॉज पीसीआर कॉपीज डीएनए इन अ सिंगल कंटिन्यूअस मैनर फॉर बोथ द स्ट्रैंड। लगातार वहां पे कंटिन्यूअस मैनर में पीसीआर वाले कंडीशन में बनते हैं, तो देयर इज नो नीड टू मेक स्मॉल सेक्शंस लाइक ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, वहां पे कोई भी जरूरत नहीं है। So this is all about very long answers questions of CFQ.